आई गेस कि कोई टेक्निकल इशू है इन दोनों के आईडीज के साथ। हाँ वही तो बात। कि दोनों आ गए हैं। ये अब्दुलरहमान भी आ गए। ठीक है, हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। मैं दोबारा से जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता देता हूँ। हमने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या एक ऐसी लाइब्रेरी इस्तेमाल की है जिससे हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी, विच कैन बी कॉल्ड अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद फिर हमने तीन नंबर्स को इनपुट लिया, उनको डिक्लेयर किया, और उसके बाद फिर उन तीन नंबर्स को इनपुट लिया। और उसके बाद हम एक बेसिक सा सिंटेक्स लगाना चाह रहे हैं, एक बेसिक सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लगाना चाह रहे हैं कि इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू एंड नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर थ्री, मतलब मैंने नंबर टू से भी इसको चेक कर लिया और नंबर थ्री से भी चेक कर लिया। अगर ये इन दोनों से बड़ा है तो हमें एक आउटपुट शो करना चाहिए। बेसिकली ये वाला ब्लॉक चलेगा कब? जब नंबर वन इन दोनों नंबर से बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा है। तो वी कैन राइट दैट नंबर वन इज ग्रेटेस्ट। ठीक है। और अगर ऐसा केस नहीं है तो हम फिर ये वाला केस किसके साथ लगाएंगे? हम फिर लगाएंगे यही सेम केस नंबर टू के साथ। इफ नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर वन एंड नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर थ्री, देन वी कैन प्रिंट नंबर टू इज ग्रेटेस्ट। ठीक है। और यही सिमिलर कहानी हम लगाएंगे फॉर नंबर थ्री। हम नंबर थ्री को दोनों नंबर से चेक करेंगे। हम नंबर थ्री को नंबर वन से भी चेक कर रहे हैं और नंबर थ्री को नंबर टू से भी चेक कर रहे हैं। और अगर ऐसा केस है तो वी विल से कि नंबर थ्री इज ग्रेटेस्ट। इस कंडीशंस वाले पार्ट को एक दफ़ा अच्छे से देख लो क्योंकि यही नया है। बाकी सारी चीज़ें तो तुम लोगों के पास पुरानी है। इसको सही से देख लो, फिर मैं तुम लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। क्लियर है? देखें हम फिर तुम लोगों के क्वेश्चंस सारे। हाँ भाई। क्या अगर तुम लोग काम करते तो इसी तरीके से करते? क्योंकि सबसे बेसिक तरीका तो ये सर गेट इंट क्या होता है। क्या मैंने यहाँ पे यूज किया है कहीं पे गेट इंट? नहीं 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 अहमद, फिर हम उसके उसके बारे में बाद में बात करेंगे। गेट इंटीजर्स वगैरह बेसिकली हम जो स्कैनिंग का काम करवा रहे हैं, इनपुट लेने का जो हम काम करवा रहे हैं, हम ये बहुत सारे तरीकों से करवा सकते हैं। गेट कैरेक्टर भी यूज करते हैं कहीं पे, बट स्कैन ऐप जो है वो एक ये समझो कि जनरलाइज्ड फॉर्म है। वो कैरेक्टर को भी इनपुट ले सकता है, वो इंटीजर को भी इनपुट ले सकता है। इस वजह से ये रिटर्न जीरो में हटा देता हूँ इवन, इसका कोई वो नहीं है। बाकी अब्दुल अजीम यासिर सर, आप एल्स इफ इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? हम अगर एल्स इफ भी इस्तेमाल करते हैं, मैं बेसिकली तुम लोगों को सबसे सिंपलेस्ट वे में करवाना चाह रहा हूँ, जो एक हम कहते हैं ब्रूट फोर्स मेथड, कि बस सवाल को देखते ही जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ तुम लोगों से वो वाला पार्ट डिस्कस किया है। ठीक है। तो मैं एल्स को भी इंक्लूड जब करूंगा तो तुम लोगों के तोते उड़ जाएंगे। अभी देखना मैं कितना ऑप्टिमाइज करूंगा इस प्रोग्राम को, और ये वाले प्रोग्राम में मसले कितने हैं वो भी बताता हूँ मैं। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है? मतलब तुम लोगों को एटलीस्ट प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन समझ आया कि हाँ? अब्दुल अजीम यासिर, क्या नहीं समझ आया? प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और बाकी सारे 13 लोग जो हैं आज नींद में है क्या? अगर हाँ तो
बता दो एटलीस्ट। हेलो। क्योंकि मैं सुनने वालों का दुख जानता हूँ, मैं अभी खुद अपनी क्लास लेकर आ रहा हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। रिटर्न का माहिरा, अभी हम रिटर्न की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम फंक्शंस जब पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो वो रिटर्न जीरो मैंने हटा दिया है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अब देखो इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम है क्या। इस प्रोग्राम में मसला ये है कि हम जो कंडीशंस चेक कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हम एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हमें काम निकालना नहीं है, हमें बेस्ट वे में काम निकालना है। मतलब एक काम को करने के अगर 10 तरीके हैं तो उनमें से हमें ये फाइंड आउट करना है कि विच वन विल बी द बेस्ट वन, और उस तरीके से हमें काम को निकालना है। अब अगर इस प्रोग्राम की हम बात करें तो इसमें जो कंडीशंस चेक हो रही हैं, वो कंडीशंस, एक कंडीशन एक दफा चेक हो गई, दूसरी दफा चेक हो गई, 3, 4, 5, और इस प्रोग्राम में जो टोटल कंडीशंस चेक हो रही हैं वो कंडीशंस है 6 कंडीशंस। अब ये बहुत लाजमी सी बात है कि अगर नंबर काफी बड़ा है तो उनकी कंपैरिजन, उनको कंपेयर करना इट्स सेल्फ कंपाइलर के लिए थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। और ये सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स होने की वजह से सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब सारे सॉल्यूशंस में से ये वाला सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। अब इस प्रोग्राम को हम और कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ये देख लो। सबसे पहले तो ये मेरा एक अपना सॉल्यूशन पड़ा हुआ था, ये सबसे पहले देख लो। पहले हम इसको थोड़ा सा उसके जैसा ही बना दें। इनपुट, इनपुट, इनपुट। ठीक है, यहाँ पर से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, और ये सोल्यूशन कितनी कंडीशंस पे काम करता है सिर्फ ये देखना है तुम लोगों ने। ये रही एक कंडीशन, ये रही दूसरी कंडीशन, और ये रही तीसरी कंडीशन। मतलब हमने 6 कंडीशंस को, अगर ऑप्टिमाइज वे में हम चलें तो उस 6 कंडीशन को हम बना देंगे 2 कंडीशन, सॉरी 3 कंडीशन। क्या पुराने वाले कोड में किसी को कोई मसला है? अब्दुल रहमान, मैं किसी को नहीं निकाल रहा, ये मसला है आई गेस इंटरनेट तुम्हारा शायद स्लो है, जिसकी वजह से तुम निकाल लो। तो बस क्या मैसेज क्या आता है? बिल्कुल हम लूप यूज कर सकते हैं, बट हमने अभी एरेज के बारे में पढ़ा नहीं है ना कुछ भी। एरे हम जब पढ़ेंगे, हम सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स की हम जब बात करेंगे, उस वक्त हम देखेंगे। यार ये आई गेस मसला चल रहा है, कुछ कुछ लोग किक आउट हो रहे हैं, या तो कोई कर रहा होगा। चलो खैर माहिरा, ये लूप हम आगे पढ़ेंगे कि लूप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा सकते हैं, बट अभी हम काफ़ी बेसिक लेवल पर हैं ना, तो आगे चलते हैं। पहले तो मुझे ये बता दो कि यहाँ तक ओके है, आवाज़ आ रही है एटलीस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल पार्ट है। मतलब हमने एक बहुत सिंपल सी टेक्निक को, हमने एक बहुत सिंपल से एल्गोरिथम को एक ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, ये काम आसान नहीं है। देखो ज़रा गौर से मैं क्या बता रहा हूँ, कंडीशंस हम किस किस तरीके से चेक कर रहे हैं, और मुझे अगर जवाब देते रहोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ये स्क्रीन भी दिखे और कोड वाली स्क्रीन भी दिखे ना।
सब दिख रहा है सबको अब? तो मैं एक एट द सेम टाइम तुम लोगों के मैसेजेस भी ले सकूंगा और फिर ये हम इसको भी देख लेंगे। क्लियर है? ठीक है भाई। थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, मुझे बताना अगर ये दिखे ना, क्योंकि हमें पूरी की पूरी लॉजिक एक दफा में देखनी होगी। ओके, क्या ये दिख रहा है तुम लोगों को सबको? प्रॉपर कोड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा। इसका मतलब वी आर रेडी टू स्टार्ट। देखो, सबसे पहले मैंने कंडीशन चेक की कि मैंने ये कंडीशन चेक की कि नंबर वन नंबर टू से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है। अब ये जो पूरा पार्ट है, इसमें अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सोचना 2 मिनट के लिए। ये अंदर आएगा तो इसका मतलब क्या है कि नंबर वन इज ग्रेटर। मैं सिर्फ अभी लिख कर तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये बेसिकली है क्या। इसका मतलब यही है ना, इस लूप के अंदर आने का मतलब क्या है कि नंबर वन इज ग्रेटर, क्योंकि मैंने कंडीशन यही लगाई हुई है। नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, तब इसके अंदर आओ, अदरवाइज ना आओ। ठीक है। खैर, इसके बाद हम चलते हैं एल्स वाले पार्ट में। अगर मैं इस एल्स वाले पार्ट को भी हटा दूं तो इस कंडीशन में आएगा कब? जब ये काम नहीं होगा या इसका अपोजिट काम होगा, इसकी अपोजिट कंडीशन ट्रू होगी, तो दैट मीन्स कि नंबर टू इज ग्रेटर। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ गई, कितने लोगों को समझ में नहीं आई? ये वही काम है जो कि हमने लास्ट टाइम किया था फॉर टू नंबर्स। सबको क्लियर है? ठीक है भाई। अब मेरी एक बात सुनो कि अगर नंबर वन ग्रेटर है, नंबर वन ग्रेटर है, इसका मतलब नंबर टू छोटा हो गया। नंबर टू इज स्मॉलर देन नंबर वन। और अगर इस कंडीशन में चला जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया? नंबर वन इज स्मॉलर देन नंबर टू। ये बात भी सबको समझ में आती है? मतलब उसी का उल्टा काम मैंने लिखा है, उसी की उल्टी कंडीशन लिख दी है मैंने। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब मेरी बात गौर से सुनना। अगर नंबर टू नंबर वन से ही स्मॉलर हो गया तो क्या उसको आगे रखने की, उसको आगे कंपेयर करने की, उसको आगे यूज करने की जरूरत भी है? क्योंकि नंबर टू तो नंबर वन से ही स्मॉलर हो गया, तो किसी एक से भी स्मॉलर होने का मतलब ये हो गया कि वो तीनों से बड़ा तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो नंबर वन से तो हमेशा ही छोटा रहेगा ना। अब इतनी बात क्लियर है? जो मैंने अभी बताया वो समझ आया कि नंबर टू जो कि नंबर वन से स्मॉलर हो गया, उसको आगे ग्रेटेस्ट के लिए चेक करने की जरूरत मौजूद है ही नहीं, जरूरत ही बाकी नहीं है, क्योंकि वो तो नंबर वन से ही स्मॉलर हो गया। तो तीनों से बड़ा होने का तो पॉसिबल सवाल है ही नहीं। अब वो नंबर थ्री से अगर बड़ा होता भी है तो वो नंबर वन से तो छोटा हो गया, तो ग्रेटेस्ट तो नहीं बन सकता। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सेम कंडीशन फॉर नंबर वन विच इज स्मॉलर देन नंबर टू। अब इस कंडीशन में अगर आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर वन स्मॉलर हो गया नंबर टू से। तो सिमिलर गोस फॉर नंबर वन। वी विल नॉट बी हैविंग नंबर वन फॉर आर फॉरवर्ड कंडीशंस। मतलब आगे की कंडीशंस के लिए हम नंबर वन को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक नंबर से छोटा हो चुका है। अब उसको चेक करने की कोई मंतक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई। अब जरा गौर करना, मैं अपने पुराने वाले कोड पे जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को याद हो तो हम यहाँ पर जा रहे थे उस कंडीशन में
सॉरी, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ कि इस कंडीशन में हम जा ही उस कंडीशन में रहे थे जब नंबर 1 इज ग्रेटर, तो नंबर 2 इज नेग्लेक्टेड, ऐसे ही है। नंबर 2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया ना, क्योंकि वो तो नंबर 1 से ही छोटा हो गया। ठीक है, तो हम जो कंडीशन चेक करेंगे, वो नंबर 2 से अगेन नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हमने बिल्कुल ही साइड कर दिया। अब हम जो एक नंबर बचा है उसको सिर्फ कंपेयर करेंगे नंबर 1 से। ठीक है, और नंबर 1 चूंकि नंबर 2 से बड़ा पहले ही साबित हो चुका है, अब अगर वो नंबर 3 से भी बड़ा होता है तो इसका मतलब दैट नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, और अगर नंबर 1 नंबर 3 से बड़ा नहीं होता तो इसका मतलब नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? अब तुम लोग जरा नीचे वाली सिर्फ मुझे कंडीशन बता दो कि नीचे वाली कंडीशन में, नीचे वाले में होगा क्या। एल्स के पार्ट में हम कब जा रहे हैं, जब नंबर 2 ग्रेटर है। मतलब यहाँ पर हो गया हमारे पास नंबर 2 ग्रेटर, और यहाँ पर हमारे पास हो गया नंबर 1 नेग्लेक्टेड। तो अब मुझे सिर्फ कंडीशन बता दो कि नीचे वाले एल्स के पार्ट में, वो मैं पार्ट तुम लोगों को दिखा नहीं रहा अभी, वो वाले पार्ट में ये जो अंदर वाली कंडीशन है सिर्फ ये क्या होगी। थोड़ा सा सोच के जवाब दो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। क्या ये चीज समझ में नहीं आई? मैं दोबारा रिपीट करूं? मैं दोबारा से सवाल बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखो, हमने यहाँ पर, हम इस ब्लॉक में आए किस लिए थे, क्योंकि नंबर 1 ग्रेटर था। ठीक है, नंबर 1 ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर वाले को ही आगे चेक करेंगे ना फर्दर, क्योंकि नंबर 2 तो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। वजह ये है कि नंबर 2 तो एक नंबर से ऑलरेडी स्मॉलर हो चुका है, तो वो सबसे बड़ा तो होने का उसका चांस है ही नहीं। क्योंकि अगर वो बाकी सारे नंबर से भी बड़ा हो जाता है तो वो नंबर 1 से तो छोटा ही रहेगा ना, क्योंकि हम आए ही इसीलिए यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात? तो हम नंबर 2 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं आगे की प्रोसेसिंग्स के लिए, आगे उसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ नंबर 1 को बाकी बचे हुए नंबर से कंपेयर किया। बाकी बचा हुआ नंबर क्या था, नंबर 3। तो नंबर 1 को नंबर 3 से कंपेयर किया, अगर नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है तो हमने प्रिंट कर दिया नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, और अगर नहीं है तो हमने प्रिंट कर दिया नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। तो अब मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये इफ का ब्लॉक नहीं चलता, ये इफ का ब्लॉक किस कंडीशन में नहीं चलेगा, जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और ये वाली कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या है कि नम 2 इज ग्रेटर, और यहां पर आ जाएगा नंबर 1 इज नेग्लेक्टेड। तो मुझे सिर्फ ये बता दो, यहाँ पे हम एल्स वाले पार्ट में जो ये पूरा कोड ऐसा सेम सेम लिखा हुआ है, उसमें मैंने कंडीशन क्या लगाई होगी इसकी जगह पर, कोई बता सकता है मुझे? यही होगी पक्का। नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। इसका मतलब बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो बिल्कुल, नंबर 2 को मैंने कंपेयर किया, क्यों? क्योंकि इन दिस कंडीशन वी आर हेयर बिकॉज नंबर 2 इज ग्रेटर, तो नंबर 1 इज नेग्लेक्टेड। क्या इतनी बात समझ में आती है सबको? जो खामोश बैठे हुए हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद उनको बात समझ में नहीं आई है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे मैसेज करके बता दो। भाई मुझे बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, दोबारा समझा दूंगा मैं।
मुझे बताओ अगर ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही। चलो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब कि तुम लोगों को अगर मैं अब स्मॉलर की कंडीशन के लिए या स्मॉलेस्ट की कंडीशन के लिए अगर मैं कोड बनाने के लिए देता हूँ, तो वो कोड तुम लोग आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट अब मैंने चूंकि ये वाला तुम लोगों को पूरा दिखाई दिया है ना पूरा कोड, तो ये वाला तुम लोग अब बना लो स्मॉलेस्ट के लिए, तुम लोगों की लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। दोबारा उसी पार्ट पे जाऊंगा कि हमें ऑप्टिमाइज्ड कोड बनाना है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है क्या, कि हमें जो काम, कुछ चीजें जो एक्सक्लूड होने के काबिल हैं, जो नेग्लेक्ट होने के काबिल हैं, हम उनको करें क्यों। हमें हमें उनको, जिस काम की जरूरत नहीं है हमें वो काम करना नहीं है। तो यहाँ पे जितनी कंडीशंस फजूल थी वो मैंने नेग्लेक्ट कर दी, वो मैंने हटा दी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दे करके तुम लोगों को समझाता हूँ। सब यहाँ पर अगर देख लें तो अच्छी बात है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। देखो, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 2, एक नंबर लेता हूँ 3 और एक नंबर लेता हूँ 5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के मुताबिक मैंने इन 2, 3 और 5 को मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। इस चीज को, ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं ड्राई रन। मतलब हम कुछ वैल्यूज रख करके, हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज रख करके अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं कि ये प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, चलाने के बजाय। थ्योरेटिकल में तुम लोगों के भी पेपर्स ऐसे ही होंगे कि पेपर में कोड लिखना होगा, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है ड्राई रन। मिसाइल जब बनता है आर्मी का, या कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जिनको अगर चला कर टेस्ट किया जाए और वो फेल हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अब कोई मिसाइल अगर बना रहा है तो मिसाइल बार बार टेस्ट करने के लिए वो चला के तो टेस्ट नहीं करेगा ना, वो कुछ फॉर्मूले लगाएगा, कुछ फिजिक्स के फॉर्मूले, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाएगा, और ये टेस्ट करेगा कि ये चीज कितनी एक्यूरेट हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है। तो इसी तरह हमें प्रोग्राम को चला चला के नहीं देखना। ये प्रोग्राम को चला चला के तो मैं बच्चे को भी दे दूं तो वो सही कर लेगा कि सर ये -1 आ रहा, ये प्रोग्राम का आउटपुट +1 हमेशा एक ज्यादा आता था तो मैंने -1 लगा दिया, ये तो आराम से हो जाएगा। आपको जो कोड बनाना है वो आपको पता होना चाहिए वो कैसे काम कर रहा है। तो इसको ड्राई रन कर रहा हूं मैं। नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, इस कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर फॉल्स आएगा। यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, इसका मतलब यहाँ पर आ गया 2 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स आएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको। यहाँ पे आएगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स का मतलब कि हम चले गए ये वाले पार्ट पे। क्लियर है, एल्स पे आ गए ना हम, क्योंकि फॉल्स आ रहा है, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3। ठीक है, कुछ तो बोलो आप लोग। ओके, हम आ गए ये एल्स वाले पार्ट पे। अब मैं दोबारा से यहाँ पे नंबर सिर्फ लिख लेता हूँ आप लोगों को ताकि याद रहे ना। 5। तो हम ये एल्स वाले पार्ट पे आ गए। अब हम जरा चेक करते हैं। हमने इस नंबर 2 को अब नेग्लेक्ट कर दिया है। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, आप लोग अगर इनपुट्स को देखें भी तो क्या ये नंबर 2 बड़ा हो सकता है, ग्रेटेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो इससे ही छोटा हो गया। अब हमने इसको साइड कर दिया क्योंकि ये सबसे छोटा हो गया। अब हमने चेक करना है 3 और 5 को। तो यहाँ पर हमने कंडीशन चेक की, नंबर 2 यानी 3 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी यकीनन, क्योंकि 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब ये चला जाएगा एल्स वाले पार्ट पे, एल्स वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा और इसने प्रिंट कर देना है नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। और असल में अगर हम देखें तो हमारे नंबर्स में नंबर 3 ही ग्रेटेस्ट भी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इनपुट्स को थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ ना। इनपुट्स को अगर मैं कर देता हूँ 3 और 2, अब देखना अब किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करेगा। यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी 3 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ हमने लिख दिया ट्रू, क्योंकि ट्रू रिटर्न करेगा, 3 बड़ा है ना 2 से।
तो ये इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, अब इफ वाले ब्लॉक के चलने पर ये फौरन जाएगा इस कंडीशन पर, और इस कंडीशन पे इसको कंडीशन मिलनी चाहिए नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, यानी नंबर 1 विच इज 3 इज ग्रेटर देन 5। क्या ऐसा है? नो, ये यहाँ पर फॉल्स। फॉल्स में ये कहा जाता है? एल्स के पार्ट में। एल्स का पार्ट ट्रू हो जाता है, और इसने प्रिंट कर दिया नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। और अगर हम अपने नंबर्स को अभी देखें तो हमारे नंबर्स के हिसाब से भी नंबर 3 ग्रेटेस्ट है। ठीक है, ट्रू लिखना इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, ये जो मैं अभी ये जो भी चीजें लिख कर बता रहा हूँ, ये तुम लोगों को समझाने के लिए लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रू लिखना और ये फॉल्स वगैरह जो मैं लिख रहा हूँ, ये कोड का पार्ट नहीं है। ये मैं ड्राई रन करके, ये मैं पुट करके दिखा रहा हूँ कि कोड इस तरीके से काम करेगा। कोड नंबर 1 पे तो काम नहीं करेगा ना, नंबर 1 की वैल्यू पे काम करेगा। तो वो इस नंबर 1 की जगह वैल्यू पुट करेगा 3, और उसको कंपेयर करेगा नंबर 3 की वैल्यू से। समझ में आया अहमद? तुम थोड़ा सा आगे निकल गए थे, लॉस्ट हो गए थे थोड़ा। ठीक है, अक्सा नंबर 5 क्या, क्या मतलब? मतलब 5 इज ग्रेटेस्ट इसकी जगह प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप कि ये प्रोग्राम तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, तो थोड़ा बहुत कोई किसी के ऊपर से बात गई होगी। जी जी जी, यासिर बिल्कुल सवाल करो। अगर यूजर सारे इनपुट सेम दे तो प्रोग्राम क्या करेगा? अच्छा, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बताया था, हमने जब दो प्रोग्राम के लिए काम किया था तो क्या किया था हमने? हमने ये कहा था कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ ग्रेटर और स्मॉलर के लिए काम करता है। इक्वल टू की कंडीशंस अगर आ जाती हैं तो वो ना इफ के ब्लॉक में जाएगा ना एल्स के ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? तो ये वाला प्रोग्राम ऐसा समझो कि इसमें हम यूजर को ये बता रहे हैं, या यूजर रिस्ट्रिक्टेड है कि वो सिर्फ अनइक्वल नंबर्स ही प्रिंट करेगा। क्योंकि आई गेस मेरा जो सवाल था वो शायद अनइक्वल नंबर्स के लिए ही था। नहीं, यहाँ पर अनइक्वल लिखा हुआ नहीं है, बट आप ये सपोज करेंगे कि नंबर्स अनइक्वल ही है। ठीक है, और अगर हम इक्वल टू की कंडीशन भी लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं, वो इशू नहीं है। अभी हम सिर्फ सीखने के लिए इतना काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात? कितने लोगों को मसला है इसमें? दूसरे प्रोग्राम पे चलें, वो काफी आसान है। ये पहला प्रोग्राम थोड़ा सा ड्राई भी था और मुश्किल भी था। चाहिए आगे चलें? जहां पर इनपुट लिया है वहां क्यों लिखा है ये मैंने? ओ, ये आपका स्किप, आपने कोई क्लास स्किप की है एमन? अच्छा, पिछली नहीं ली है। देखो, स्कैन करते हुए ना हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। इस ऑपरेटर का नाम होता है एम परसेंट या एंड ऑपरेटर। ये करता यह है कि ये नंबर 3 के एड्रेस के अंदर जाके वैल्यू को स्टोर करता है, क्योंकि हमें एड्रेस पे ही स्टोर करवानी होती है ना वैल्यू। तो ये वाला कैरेक्टर लिखना लाजमी है हर वेरिएबल से पहले। जिसको भी हम स्कैन करेंगे उससे पहले हम ये एम परसेंट का ऑपरेटर लिखेंगे। समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब्दुल रहमान के साथ आई गेस कोई प्रॉब्लम चल रही है आज। या तो उसको कोई किक कर रहा है, या तो उसके नेट का इशू है। अब्दुल रहमान, मुझे मैसेज पे बता सकते हो क्या मसला चल रहा है? तुम बार बार लेफ्ट हो रहे हो। सर, लिखा हुआ आ रहा है समवन किक्ड यू। यार, ये ना करो। ये बहुत ज्यादा होता है। मेरे पास लॉग सारे आएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि कौन निकाल रहा है।
बट अभी मैं क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कोई मस्ती कर रहा है तो ना करो प्लीज। मेरे पास लॉग सारा आ रहा होगा, मेरे पास ये जो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, और जिसने होस्टिंग की है ना इस मीटिंग की, उसके पास सारी लाइन बाय लाइन चीजें आ रही होंगी सारे इवेंट्स की, कि किसने किसको किक किया, किसने ज्वाइन किया, किसने लीव किया, ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा मेरे पास। मैं उसका कोई नाम वाम नहीं बताऊंगा, बट ना करो। एक बंदा पढ़ने के लिए आया, उसको तंग कर रहे हो यार, उसकी मोटिवेशन टूट जाएगी। वैसे है कौन ये? ये लेजेंड है कौन? चलो खैर स्टार्ट करते हैं भाई, वो पढ़ने के लिए आया है अब्दुल रहमान, नींद खराब करके अपनी, ना करो उसके साथ। किसी पर शक? यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम लोग कौन किसको जानता है, कौन फेमिलियर है किससे, कौन नहीं है। मुझे, मेरे पास तो बस ऐसे ही रैंडम सारे लोग आए हुए हैं। सर ये हेवन है। पता नहीं, खैर किसी पे अभी बोलो नहीं, जो भी कर रहा है वो ना करे। खैर मैं लॉग देख लूंगा, टेंशन ना लो, जो भी निकाल रहा है मैं लॉग देख लूंगा। पूरे इवेंट्स की लिस्ट आ रही होगी। बस 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 बस, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इससे पहले ये चप्पलें चल जाएं। हम सुकून से जो काम कर रहे थे वो काम कर लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है क्वारंटीन ने सबका बेड़ा गर्क किया हुआ है, मेंटली, इमोशनली। खैर अपना काम करते हैं हम। अच्छा दूसरा सवाल देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इस टाइप के सवालात समझना ज्यादा मुश्किल होता है रेदर देन को इनको कोड करना ना। तो इस सवाल को जरा अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद मुझे बताओ कि ये सवाल कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। वेट, मैं अभी थोड़ा सा इसको सेट कर लूं। दिख रहा है तुम लोगों को प्रॉपर, या और बड़ा करूं? ठीक है भाई। अब जरा मुझे एक सही, ओके मैं थोड़ा सा आसान सा प्रोग्राम तुम लोगों को दे देता हूँ। क्वेश्चन टू हम पढ़ लेते हैं पहले। 2% डिस्काउंट इफ द रिमेनिंग बैलेंस इज पेड विद इन 10 days। और उसके बाद फिर, ठीक है, यूज दी वेरिएबल नेम्स, ठीक है। सेट है। अ, अ, चलो खैर, क्वेश्चन नंबर टू आसान है, तो वो हम पहले कर लेते हैं। पहले हर बच्चा क्वेश्चन नंबर टू को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि देखो सवाल को पढ़ना और समझना ज्यादा मुश्किल है रेदर देन उसको कोड करना ना। उसमें कितने वेरिएबल्स होंगे ये आई गेस लास्ट में तुम लोगों को एक हिंट टाइप का दे ही दिया है। बट उसके अलावा भी तुम लोग खुद से भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यूरेका लैम्बर कंपनी वाई, 2% डिस्काउंट, यही समझ लो। आई होप के सारे पढ़ रहे हैं। वेट, हाँ।
हाँ बिल्कुल, खुद ही इनपुट करेंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे हम, या खुद मतलब वो स्कैन एफ करवा के। मैं इस प्रोग्राम को तुम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर दूंगा ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है अभी शुरू में, पहले क्वेश्चन के हिसाब से। यार देखो, एक चीज बहुत बेहतर है, अगर तुम लोग अपने साथ सिस्टम पे अगर हो, लैपटॉप्स पे अगर हो, तो साथ साथ अगर तुम लोग प्रोग्राम बनाना भी शुरू कर दो मेरे साथ, तो वो आई गेस बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की, क्योंकि प्रोग्रामिंग इतनी आसान नहीं है। इसमें डिक्लेयर क्या करवाएंगे? देखो, मैं अभी सब बताता हूँ, आप सोचो पहले। मैं बस 5 मिनट बाद तुम लोगों से डिस्कस भी करूंगा और समझाऊंगा सब। इसमें सोचना क्या है? यही तो सोचना है कि इसमें सोचना क्या है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या वेरिएबल्स रखेंगे, क्या क्या चीजें हैं, वो देखना है हमें। खैर, मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ ये प्रोग्राम। हम इस प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो ये खोल लिया मैंने। यार अब 3 चीजें तो मैं नहीं देख सकता, है तो मसला हो गया। खैर, कोई अगर मैसेज आए तो मुझे माइक पे बता देना, जो भी अपना माइक खोल सकता है। अच्छा भाई, मैंने सबसे पहले इंक्लूड करवाया एक stdio.h लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी। उसके बाद मैंने एक मेन का फंक्शन बनाया जो कि सबसे पहले चलता है अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए। उसके बाद आप पैरामीटर्स को अगर देखो, तो पैरामीटर्स हमारे पास आ गए। एक पैरामीटर आएगा डिस्काउंट का, जो कि 2% है। एक पैरामीटर आ गया डेज का, कि कितने डेज में पुट किए हैं। और एक पैरामीटर ये क्वांटिटी और प्राइस पर आइटम का आ गया, बट हम टोटल प्राइस ले लेते हैं, हम इतनी मुश्किल नहीं करते। ये बेसिकली आपको बहुत मुश्किल सा एक वो सर कितना गिवन है। मैसेज आया वो चेक कर लें। वेट 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 वेट, मैं आ रहा हूँ मैसेजेस में। सर हम इंट मेन क्यों यूज करते हैं? सिर्फ मेन यूज नहीं कर सकते, सब यूज कर सकते हैं। हम सिर्फ मेन भी यूज कर सकते हैं, हम वॉइड मेन भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया था।
कि हम अभी कुछ भी यूज कर सकते हैं। तुम लोगों को इस चीज का अभी आइडिया इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने अभी फंक्शंस नहीं पढ़े। फंक्शंस जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आपके टीचर ने आपको वॉइड मेन वॉइड लिखना सिखाया है, उन्होंने इंट मेन लिखना सिखाया है, उन्होंने सिर्फ मेन लिखना सिखाया है, तो उसी के साथ चलो। ये बिल्कुल सिमिलर काम करेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा तुम्हारे कोड में। हाँ, तो आप वॉइड मेन वॉइड लिख लो, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोड पे। ठीक है। ओके। अब देखो भाई, अगर आप किसी एक शॉप से कुछ सामान लेते हो, लेट सपोज तुमने पेन परचेज किए हैं और उन पेन की क्वांटिटी 10 है, 10 पेन आपने लिए हैं और एक पेन की प्राइस 20 रुपीज है, तो मुझे बता सकता है कोई कि उनकी टोटल प्राइस क्या बनेगी? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर आइटम, 20 पेन्स मल्टीप्लाइड बाय 10। इतनी बात समझ में आ गई? अगर एक पेन की प्राइस 20 रुपीज है और हमने 10 पेन खरीदे हैं, परचेज किए हैं, तो उनकी टोटल प्राइस विल बी 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज 200। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्राइस। ठीक है। बट हम अभी इतने मुश्किल काम की तरफ नहीं जा रहे, हम एक टोटल का वो रख लेंगे और वो खुद से एंटर करवा लेंगे कि आपने भाई कितने पैसे की चीजें खरीदी। तो हम यहाँ पर एक टोटल का फ्लोट रख लेते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो 0.5 भी हो सकती है, 0.25 भी हो सकती है। तो हमने रख लिया प्राइस, ये टोटल प्राइस, और इस टोटल प्राइस को हमने अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है, ये हम यूजर से इनपुट करवाएंगे, बल्कि साथ साथ हम इनपुट करवा ही लेते हैं ना। प्रिंट एफ एंटर टोटल प्राइस। ठीक है। और उसके बाद स्कैन एफ किया परसेंट बी कॉमा टोटल प्राइस। क्या सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। और अक्सा इसके अलावा, ठीक है, मैंने इसको सही कर दिया। और एंड ऑपरेटर, एमन ये बात समझ में आई? अभी तुम्हें प्रॉब्लम थी इसके साथ। हम जब भी कुछ इनपुट लेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे एंड, ताकि वो उसकी एड्रेस पे ले जाके स्टोर करवाए। ठीक है भाई। एंटर टोटल प्राइस का मैंने काम कर दिया। अब ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, इसको अगर समझ लिया है तो ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि आपने ये देखना है कि कोई बंदा अपने रिमेनिंग बैलेंस या रिमेनिंग ड्यूज कब क्लियर करता है, कितने दिनों में क्लियर करता है। तो आपको सबसे पहले तो डेज की जरूरत पड़ेगी। अब डेज कैन नॉट बी फ्लोट, क्योंकि डेज हम पॉइंट में यूज नहीं कर सकते, डेज पूरे पूरे होंगे। ठीक है। डेज भी इनपुट करवा लेते हैं ये लिखवा कर कि क्या लिखवा सकते हैं, डेज ऑफ पेमेंट। ठीक है। ये मैंने एक बस सिर्फ इस वजह से लिख दिया है कि कितने दिनों में यूजर ने या परचेजर ने कितने दिनों में ये पेमेंट की है, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। एम परसेंट का ऑपरेटर एंड डेज। ठीक है भाई। ये मैंने इनपुट करवाने का सारा काम कर लिया। उसके बाद मुझे एक वेरिएबल लेना होगा डिस्काउंट का, क्योंकि डिस्काउंट सबके लिए डिफरेंट है। डिस्काउंट इज नॉट टू, डिस्काउंट इज 2%। और परसेंट का मतलब तुम लोगों को पता है कि परसेंट का ताल्लुक होता है वैल्यूज के साथ। अगर हम 100 रुपए की चीज खरीदते हैं तो उसका 2% निकलेगा 2 रुपए। अगर हम 200 रुपए की चीज खरीदते हैं तो उसका 2% निकलेगा, उसका 2% कितना निकलेगा? 4। ये फॉर्मूला क्या है अभी हम निकाल के देख लेते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई। ओके। अब टोटल प्राइस हमने इनपुट करवा ली,
डेज हमने इनपुट करवा लिए, नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विथ दी कंडीशंस। कंडीशंस हम क्या लगाएंगे ये तुम लोग मुझे बता रहे हो। हाँ भाई, क्या कंडीशन यहाँ पर यूज की गई है, जरा सोचो और फिर मुझे बताओ। क्या लिखा हुआ है? इफ। इफ का कीवर्ड हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रखा है इसीलिए क्योंकि इफ यूजुअली इंग्लिश में भी कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए ही काम में आता है। क्या लिखा हुआ है? इफ द रिमेनिंग बैलेंस इज पेड विद इन 10 days ऑफ परचेज तो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं दोबारा तुम लोगों की तरफ आ जाता हूँ। हाँ, 4 रुपए की बात की थी मैंने। अब यहाँ तक कोई इशू है किसी को, मुझे मैसेज करके बता दो। ठीक है, मतलब हम फुल बनिए वाला काम कर रहे हैं। बनिया समझते हो? बनिया किसे कहते हैं? बनिया नहीं समझते? अरे 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 अरे, ये करियाने स्टोर वाले जो होते हैं ना, शॉपकीपर्स को हम बनिया कहते हैं। नहीं, हाउस ओनर को हम कहते हैं लैंड लॉर्ड या मालिक मकान। बनिया हम कहते हैं शॉपकीपर्स को। और यूजुअली वो शॉपकीपर्स जो करियाने की स्टोर चलाते हैं, ग्रोसरी की स्टोर शॉप चलाते हैं, उनको हम बनिया कहते हैं। खैर, आगे चलते हैं। ये एक एक्स्ट्रा, आगे चलते हैं। अच्छा, इफ की कंडीशन में हमने क्या रखना है? प्राइस फ्लोट में कैसे यार? प्राइस अक्सर प्राइस जो है वो फ्लोट में ही होनी चाहिए ना, खुद सोचो आप। बल्कि डिस्काउंट भी फ्लोट में होना चाहिए क्योंकि 2% कैन बी इन पॉइंट्स ना। मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। प्राइस, टोटल प्राइस ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई चीज 4 रुपए 5 पैसे की हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ जो है। जी सर। माहिरा खान, कोई प्रॉब्लम है? सर मैंने पूछा था ना कि प्राइस हाँ, फ्लोट में कैसे हो सकती है, तो हम फ्लोट में कैसे हो सकती है, तो मैं वही करेंगे। बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ। तो टोटल प्राइस फ्लोट में कैसे हो सकती है भाई? ये पाकिस्तान में यूजुअली है ना, कि अगर पेट्रोल जो है वो आपके पास हो रहा है 97.67 रुपीज़ का, तो वो 98 ही चार्ज करते हैं। ऐसे ही है ना, पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा है। बट जहाँ पर करेंसी छोटे सिक्के वगैरह मौजूद होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ पर पूरे कैलकुलेट करके 1 रुपए 2 रुपए जितने भी बन रहे होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो लाजमी नहीं है कि हर जगह राउंड ऑफ करके बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पॉइंट में, और यूजुअली अगर किसी को पता हो तो होलसेल में प्राइस कैसे होती है? प्राइस ऐसी ही मिल रही होती है। कोई चीज़ 1.5 रुपए की होती है, कोई चीज़ 3.5 रुपीज़ की होती है, कोई चीज़ जो है वो 3.75 रुपीज़ की भी होती है। समझ में आया ये? जी जी आ गया, जी आ ठीक गया। है, अब मेरी बात सुनो जरा। अब अगर मैं किसी ऐसी शॉप के लिए ये प्रोग्राम बना रहा हूँ जहां पर प्राइस जो है वो इंटीजर से हटके नहीं हो सकती, तो कोई मसला नहीं है, हम फिर उसको इंटीजर में रख लेंगे। ठीक है ना। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेटा टाइप चूज करते हैं कि हमें बेसिकली जरूरत किन चीजों की पड़ रही होगी। फ्लोट में ये है कि फ्लोट जो है वो इंटीजर को भी कवर कर लेगा और पॉइंट वाले नंबर्स को भी कवर कर लेगा, इंटीजर दोनों को कवर नहीं कर सकता, इसमें कवरेज ज्यादा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इफ की कंडीशन में हमें कंडीशन क्या रखनी थी? अभी लिखा हुआ हमने देखा कि इफ द रिमेनिंग बैलेंस इज पेड विद इन 10 days। इसका मतलब इफ डेज, डेज का जो हमने वेरिएबल रखा है, यूजर 10 से कम दिनों में वो पुट करता है। अगर डेज की वैल्यू, लेट सपोज हम तीसरे ही दिन में पुट कर देते, पे कर देते हैं, तो 3 इज लेस देन 10, मतलब 10 दिनों के अंदर में पे किया है ना मैंने, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है। और इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब ये कि डिस्काउंट
यस, ठीक है। एल्स ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई? सर थोड़ा बड़ा कर दें, सही से नजर नहीं आ रहा। अच्छा 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 अच्छा। अब दिख रहा है? ठीक है, ओके, अब देख लो आप लोग सुकून से। क्या कंडीशन मैंने सही लगाई है? इफ डेज इज लेस देन 10 तो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। तो अब हमें इसके अंदर काम क्या करना होगा, हमें किस तरीके से प्राइस को अपडेट करना होगा ये देखना है हमें। ठीक है, ओके। अब थोड़ा बहुत हम कोड से हट करके तुम लोगों से मैं पूछ लेता हूँ कि अगर कोई शख्स डिस्काउंट अप्लाई करता है तो वो क्या करेगा ओरिजिनल वैल्यू में? सर अगर यूजर डिस्काउंट लेने से मना कर दे फिर? सवाल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा ना अहमद। देखो, रियल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से ना सोचो, स्कोप में रहकर काम करो। स्कोप में क्या है कि बस आपने डेज देखने हैं और डिस्काउंट अप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर अप्लाई होगा डेज के हिसाब से तो आप अप्लाई करें, अगर नहीं मिलेगा तो जीरो रख दें। ठीक है ना? अरे ये मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए लिखा है, नहीं मिलेगा हटा दिया है। ठीक है ना अहमद, हम स्कोप में रहकर बात करेंगे। हाँ, यूजर से पूछने का किसने कहा प्रोग्राम में? सवाल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलूं मैं? आगे चलूं जो अंदर का काम करना है। अच्छा, तुम लोगों से मैंने ये पूछा था कि अगर किसी शॉप पे आप जाते हो, लेट सपोज आप चले गए इम्तियाज पे, और वहां पर किसी एक चीज पर 10% का डिस्काउंट लगा हुआ है, तो वो बंदा क्या करेगा? 10% की वैल्यू निकालेगा कि उस प्राइस का 10% कितना निकलता है, और टोटल प्राइस में से माइनस करेगा। ऐसे ही होता है ना? तो ये कंप्यूटर साइंस की तो लॉजिक नहीं हुई, ये तो बेसिक सा काम है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम डेली लाइफ में परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वही सेम काम हमें यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। कैसे करेंगे ये गौर से देखना आप। देखो, अगर हमने डिस्काउंट की वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं की है, ठीक है, तो अगर डेज इज लेस देन 10 देन डिस्काउंट विल बी 2%। 2% का मतलब क्या होता है? 2% हमें किस चीज का निकालना है? हमें 2% निकालना है किसका? टोटल प्राइस का। तो किसी भी चीज का 2% निकालने के लिए हम उसको, परसेंट का मतलब क्या होता है भाई? परसेंट का मतलब होता है पर 100। सेंट का मतलब क्या होगा? 100। सेंट बेसिकली एक करेंसी है अमेरिका में, जिसको ऐसा समझ लो कि 100 पैसे, 100 पैसे मिला के क्या बनते हैं? 1 रुपए। इसी तरीके से वहां सेंट्स चलते हैं। सेंट्स का मतलब 100 सेंट मिला के $1 बनता है। ठीक है भाई? तो सेंट वहीं पर से आया है। पर सेंट का मतलब क्या है? पर जब भी यूज होगा हम किसी ना किसी चीज को डिवाइड करेंगे। जैसे हम अगर वेलोसिटी निकालने की बात करें तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो पर मतलब डिवाइडेड बाय समथिंग। पर सेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100। ठीक है भाई? यूजुअली 2% को अगर हम वैल्यूज में देखें तो ये 0.02 बनता है। तो आप लोग या तो 2/100 लिख सकते हो, या तो 0.02 डायरेक्ट लिख सकते हो। ये मैथमेटिक्स है, ये कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा मैं। और जिस चीज का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें टोटल प्राइस का परसेंट निकालना था, तो वो हमने निकाल दिया भाई। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला? ओरिजिनल वैल्यू का, हाँ, कोई मसला है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, अगर 10 दिनों में पे नहीं किया तो डिस्काउंट कितना बनेगा?
0। क्लियर है? ओके, हम आगे चल सकते हैं। अब देखो, हमने इस इफ की कंडीशन में डिस्काउंट सारे कैलकुलेट कर लिए हैं। अगर बंदे ने 10 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं की होगी तो उसके डिस्काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0, और अगर बंदे ने पेमेंट कर दी होगी तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है भाई। अब हमें एट द एंड क्या करना है, टोटल प्राइस बराबर हो जाएगी जो ओरिजिनल टोटल प्राइस हमारी थी उसमें से हम माइनस करवा देंगे डिस्काउंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो टोटल प्राइस अपडेशन से पहले हम प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रही है। ये प्रोग्राम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। हम अपडेशन से पहले प्रिंट करते हैं टोटल प्राइस बिफोर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट माइनस करने से पहले हम इस चीज को प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, टोटल प्राइस। और अब हम ये प्रिंट करेंगे कि डिस्काउंट कितना मिला है। डिस्काउंट चूंकि परसेंट एफ है, सॉरी ये मैंने परसेंट बी लिख दिया है, इसको मैं परसेंट एफ लिख देता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने लिख दिया डिस्काउंट, कि इसको डिस्काउंट कितना मिला है। एक और चीज मैंने बताई थी तुम लोगों को, .2 की, कि अगर फ्लोट में वैल्यू है तो .2 लगाने से पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट दिखेंगे हमें। तो वो भी हमने काम कर दिया, और हम अपडेटेड प्राइस भी प्रिंट कर देते हैं कि जो माइनस करने के बाद आई है। ये इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अभी मसला एक ये है कि ये सब कुछ एक ही लाइन पे प्रिंट हो जाएगा, तो मैं सिर्फ अभी एक कैरेक्टर लगा रहा हूँ, उसके बारे में नहीं सोचना है तुम लोगों ने, मैं बताऊंगा आगे पढ़ा दूंगा। कहाँ गया, ये रहा। अब तुम लोगों के पास आऊंगा, इसको सही से देख लो पहले तो। हाँ भाई, कितनों को समझ में आया, कितनों के ऊपर से गया? क्लियर है सबको? इस कोड को चला के देखें। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या सबको क्लियर है? दोबारा पूछ रहा हूँ मैं। ओके, हम इस कोड को हम चला के देखते हैं ना। वो सेव करना होगा, तो मैंने कर दिया यूरेका लंबर कंपनी। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन मैं चेंज करूंगा .c पे, एंड देन वी विल बी सेविंग द कोड। और क्या मसला है वो हम देखते हैं। अच्छा, मैंने इधर स्पेस दे दिया था। सर मैं पहले अपना एंटीवायरस बंद कर दूंगी, फिर स्कैनिंग पे लग जाएगा। ठीक है, और कहीं पे भी शायद हम कुछ भूल गए हैं।
नहीं, बस यही है। क्या मसला आ गया? प्रिंट एफ कहाँ पे गलत लिख दिया मैंने? प्रिंट एफ मैंने कहाँ पे गलत लिख दिया? ओ ओ ओ ओ, यस, अब ये सही चल जाएगा। अच्छा, ये दिख रहा है सबको? रीडेबल है थोड़ा थोड़ा? ये थोड़ा बहुत दिख रहा है तुम लोगों को? कुछ भी नहीं दिख रहा? वेट वेट वेट, मैं मैग्नीफायर लगाने की कोशिश करता हूँ। अब दिख रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने पुट किया टोटल प्राइस। अगर हम 100 रखें ना तो उसमें परसेंट की वैल्यू बड़े आराम से असल में पता लग जाती है, तो मैं इस वजह से 100 रख रहा हूँ। 100 पे यह है कि 1% 1 होगा, 10% 10 होगा, 3% 3 होगा, तो 2% की वैल्यू आएगी 2। इसका मतलब प्राइस हो जानी चाहिए डेज ऑफ पेमेंट। डेज ऑफ पेमेंट अगर हम रखें 3, ये क्या हो गया? डेज ऑफ पेमेंट मैंने रखा 3, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट हमारे पास 100 है। वेट, ये मेरे ख्याल से इसने पुरानी वाली वैल्यू गेट कर ली। 2 मिनट, मैं इसको बंद करूं और इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊं। मेरा नम लॉग बंद था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। खैर, यहाँ पर मैंने इनपुट किया 100 और यहाँ पे इनपुट किया 3। टोटल डिस्काउंट, क्या मसला हो गया? वेट, मैंने कहीं पे आई गेस कोई मसला कर दिया है। देख लेते हैं अभी हम प्रिंट करवा के कि डेज सही प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। %d और यहाँ पर डेज। ओके, 100 डेज 3, टोटल डिस्काउंट 100, प्राइस बिफोर डिस्काउंट वो भी 100 आ रही है। वाई वाई वाई, अभी हम देखते हैं दोबारा। डेज हमारे पास सही आ रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट की वैल्यू हाँ भाई, किसी को कुछ दिखा क्या? सर डेज लेस देन 10 होगा। हाँ, डेज इज लेस देन 10 पे कंडीशन है ना कि 10 दिनों के अंदर अगर, इस वजह से मैं 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ अभी क्या मसला है, फिर वो डिस्कस भी कर लेंगे। अच्छा है कि जो प्रॉब्लम हुई है लोगों के सामने आ जाएगी।
यहाँ पर हम डिस्काउंट की वैल्यू खुद की फिक्स करके रखते हैं कि ये डिस्काउंट लग रहा है या नहीं लग रहा है। और इस पूरे पार्ट को हम लोग एक्चुअली कमेंट आउट कर रहे हैं। कमेंट करने का मतलब ये कि ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, बस लिखा होगा। वैसे भी अपनी टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, पहले पता चल जाए कि एरर है। तो 100 और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ भी निकला है इसको तो तारीख। हाँ, अब डिस्काउंट की वैल्यू सही आ रही है कि डिस्काउंट 3 है और 97। अब तो सही देगा। इसका मतलब हमारा मसला इस इफ के ब्लॉक में मौजूद है। तो इस तरीके से डीबगिंग करना तुम लोगों को भी आना चाहिए कि पता लगा सको कि हमारे किस पार्ट में प्रॉब्लम है। तो ये अगर अब मेरी आवाज आ रही है ठीक? ओके, मुझे मसला समझ आ गया। मैं तुम लोगों से वो चीज डिस्कस करता हूँ अभी। अच्छा, क्या आप सब मेरे साथ हैं? मैं एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ अब। अच्छा भाई देखो, मैं एक चीज अगर लिखूं 2/4, तो इसकी वैल्यू आती है इक्वल टू 0.5। ऐसी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इज कि ये जो डिवाइड है, ये वाला सिंगल डिवाइड, ये सी प्रोग्रामिंग में कहलाता है इंटीजर डिवाइड। और इस इंटीजर डिवाइड का मतलब ये होता है कि इट विल टेक एवरीथिंग बिफोर द पॉइंट, द डेसिमल, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं 2/4, तो वो उसकी वैल्यू को 0.5 नहीं लेगा, बल्कि वो 0 लेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो हम फ्लोट डिवाइड कैसे करवाएंगे परफॉर्म, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। डबल स्लैश से किस तरीके से करते हैं, अभी बस ये समझ लो। अभी तो हमें सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग करनी है ना, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि परसेंट की वैल्यू जो पॉइंट में होती है, जैसे 2% है ना, तो उसकी वैल्यू पॉइंट में होगी 0.02। तो वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम करेगा। अब जरा इस प्रोग्राम को मैं चला के दिखा देता हूँ तुम लोगों को, मैग्नीफाई करके। हाँ भाई, अब मैंने 100 रुपीज और डेज ऑफ पेमेंट अगर मैं 5 रखता हूँ, तो 5 इज लेस देन 10, इसका मतलब डिस्काउंट मिलेगा। तो 100 रुपीज पहले प्राइस थी, 2 रुपए का डिस्काउंट मिला, और प्राइस हो गई 98। इसी तरह अगर हम इसको क्रॉस कंडीशन पे चेक करें, क्रॉस कंडीशन से मुराद कि 10 से बड़ी वाली कंडीशन पे चेक करें, तो देखते हैं 100 रुपीज इसकी प्राइस थी और हमने 14 लिख दिया। अब डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। तो 100 रुपीज पहले पैसे थे और डिस्काउंट 0 रुपीज, क्योंकि डेज आर नॉट लेस देन 10। और उसके बाद जो आफ्टर डिस्काउंट है वो भी 100 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके? कोई बताएगा मुझे? कोई प्रॉब्लम? तो अब मेरी एक बात सुनो ना, मैंने जो तुम लोगों को ड्राइव का लिंक शेयर किया था,
उस ड्राइव के लिंक में मैं ये वाला लैब मैनुअल डाल रहा हूँ और इसके अंदर कुछ बेसिक से प्रोग्राम्स हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग आराम से कर सकते हो, 5 और 6 आराम से कर सकते हो, बल्कि 10 तक अगर करना चाहो तो सच में ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं ना। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि ये सारे क्वेश्चंस 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, जितना भी टाइम लगता है उतना टाइम लगे, बट ये कंप्लीट कर लो आराम से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? जो मैं टास्क दे रहा हूँ ये तुम लोगों की अपनी भलाई के लिए है। अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उसी ड्राइव पे जो है वो लैब मैनुअल्स या पीएफ मैनुअल्स के नाम से, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल मैनुअल्स के नाम से एक फोल्डर बना के ना ये डाल देता हूँ, ये सारी लैब्स। और तुम लोग लैब 6 परफॉर्म करोगे, ये लैब 6 का काम है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल अगर सारे फारिग हुए हैं, क्योंकि संडे है, कल अगर सारे फारिग हुए तो हम क्लास कर लेंगे, नहीं तो फिर मंडे से हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। कोई इशू हो तो मुझे बता दो। जी अहमद। अच्छा, CS50 में एक पॉइंट बताएं, गेट इंट। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है तुम्हें? डेफ C++ में रन नहीं हो रहा, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, अच्छा अभी हम देख लेते हैं कि ये जो गेट इंट है ये कौन से वाले पैकेज का पार्ट है ना, क्योंकि हमने stdio.h जो इंक्लूड करवाया है वो आई गेस उसमें नहीं होगा, तभी एरर आ रहा होगा आपके पास। गेट इंट ये रहा। हाँ, तो अब जरा गौर से देखो ना, इन्होंने इज इनवैलिड। ठीक है, अच्छा ये देखो, इस बंदे ने बताया, क्या तुम्हें ये दिख रहा है? वेट, मैं थोड़ा सा जूम कर लूं। ये देखो, ये जो गेट एंड तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये इस फोल्डर में, इस फाइल में, इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में पड़ा हुआ है। तो stdio.h की जगह या उसके साथ साथ ये भी लिख दो, चल जाएगा तुम्हारा प्रोग्राम। मैंने यही बताया था कि जो भी फंक्शंस आप इस्तेमाल करोगे उसकी हेडर फाइल आपने इंक्लूड करवानी पड़ेगी, नहीं तो एरर आएगा। समझ आ गया भाई? ये इनकी अपनी बनाई हुई फाइल्स होंगी ना, ये इन्होंने कोर्स के लिए बनाई होंगी। अहमद, अब समझ आया? तुम्हें हैश इंक्लूड CS50.h इंक्लूड करवाना पड़ेगा। हेलो, हाँ, अब आ रही है बस। ओके। अच्छा अहमद, तुम ये कह रहे हो कि तुमने इंक्लूड करवाया है? अच्छा, तो फिर एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास कंपाइलर्स आए हुए हैं ये इनके पास ये वाली फाइल पड़ी हुई नहीं होगी। तुम्हें CS50.h की फाइल पहले कंप्यूटर क्रोम से डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसको अपनी लाइब्रेरी के फोल्डर में जाके डालना पड़ेगा, क्योंकि डेफ C++ इस पैकेज के साथ नहीं आता ना। ये पैकेजेस की फाइल एक लाइब्रेरी के फोल्डर में पड़ी हुई होती हैं। तो बेटर ये है कि तुम ऐसी एडिशनल जो कस्टम लाइब्रेरीज लोगों की बनाई हुई हैं उसको इस्तेमाल ना करो। जो स्कैन एफ, जो डेव, जो सी लैंग्वेज के बनाने वालों ने जो चीजें बनाई है ना, बस वो उसी को यूज करो। कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि वो चीज चल क्यों नहीं रही है।
उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो मैंने यही तो बताया कि डॉट एच वाली जो फाइल है ना, CS50 वालों की, उनको तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद लाइब्रेरी के फोल्डर में ले जाके रखना होगा। डेफ सीपीपी के फोल्डर में, प्रोग्राम फाइल्स में डेफ सीपीपी की जहाँ इंस्टॉल हुआ हुआ है ना, वहाँ लाइब्रेरी के फोल्डर में ले जाके उस फाइल को कॉपी करना पड़ेगा, डॉट एच वाली फाइल को। तो ये लंबा प्रोसेस होगा, फजूल काम है, स्कैन एफ से ही काम चला लो। हाँ, तो स्कैन एफ लगा लो ना, सिंपल। वो तो उन्होंने अपनी आसानी, देखो हर कोई अपनी आसानी करता है ना, आसानी में तुम कुछ भी फंक्शंस बना सकते हो। उन्होंने स्कैन एफ में चूंकि हम %d लिखते हैं ना, तो उसको आसान करके डायरेक्ट गेट इंट का एक फंक्शन बना दिया। नहीं नहीं, आप पाइथन में भी कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। बस लॉजिक बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। लॉजिक तुम लोगों को शुरू में बनानी है ना बस। पाइथन भी पूछ सकती हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और कुछ? चलो फिर हम अपनी क्लास, पाइथन का सिंटेक्स बहुत आसान है जी, बट जिसका सिंटेक्स जितना आसान है उसमें उतनी चीजें याद भी तो रखनी पड़ती है ना, इसलिए हो जाएगा, उसमें सी में भी हो जाएगा आराम से। सी मैं रिकमेंड इस वजह से करता हूँ, बहुत सारे टीचर्स इस वजह से रिकमेंड करते हैं ताकि मुश्किल चीज पे हाथ साफ हो जाए ना, तो फिर हम पाइथन की तरफ मूव कर सके। ये प्रोग्रामिंग सिखाने वाली लैंग्वेज है, ये समझ लो। एक दफा प्रोग्रामिंग सीख गए तो उसके बाद फिर सुकून से पाइथन पे शिफ्ट कर जाओ, C++ पे शिफ्ट कर जाओ, C# पे शिफ्ट कर जाओ, जावा पे शिफ्ट कर जाओ, जिसमें डायरेक्ट फंक्शंस बने बनाए हैं और उसको बस कॉल करो, काम हो गया तुम्हारा। अच्छा, मैं तुम लोगों से कुछ डिस्कस करने वाला था। क्या सारे लोग हैं मेरे पास? 14। क्या सारे लोग हैं? मैं अपना प्रोजेक्ट दिखाने वाला था, दिखाऊं क्या? इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ। चलो मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा तुम लोगों को। मैं 2 मिनट में आया, फिर अपना प्रोजेक्ट खोल के दिखाता हूँ।
ठीक है भाई, सबको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखो जरा, अभी काफी इनकम्प्लीट है, मतलब मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है एप्लीकेशन के साथ, बट फिर भी जितना है वो दिखा देता हूँ। तो कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया?
मैं तुम लोगों की तरफ आ जाता हूँ। हाँ हाँ, तो अभी बेसिकली हमने इस चीज़ को ट्रेन किया है फॉर ऑडियो ऑफ थी। जबरदस्त। हाँ, अब मेरी आवाज़ आ रही है? अब तो आ रही है ना? वीडियो देख ली ना तुम लोगों ने? हाँ अच्छा, ये वाली जो फाइल मैंने अभी चलाई थी ना, ये ए से लेकर जे तक ट्रेन किया हुआ है। हम इस पे तकरीबन 70 जेस्चर्स पे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और 70-80 जेस्चर्स के बाद फिर वर्ड्स पे ट्रेन करेंगे। मतलब मैं अगर स्टॉप के लिए कोई साइन बनाता हूँ तो वो उसको स्टॉप लिखकर और ऑडियो में भी बताएगा कि स्टॉप कहना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर हम टेक्स्ट इनपुट करें तो वो जेस्चर्स लेकर आता है। उल्टा काम भी है इसमें। तो ये तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ अभी कंप्यूटर पे दिखाया है। ये बेसिकली हमारा मेन काम जो है वो उस पे है, एप्लीकेशन पे। हम इसके लिए एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे, और वो ये सारा काम परफॉर्म करके हमें दे रहा होगा। मतलब उस पर रियल टाइम सारी चीज़ है ना। तो ये है, ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी थोड़ी तुम लोगों से टच करूंगा, सिर्फ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम ये बना सकते हैं। ठीक है ना? ओके, चलो फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।